हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। यूपीएससी प्रीलिम्स का अगर सिलेबस देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी एक बहुत ही मेजर चंक बनाता है ओवरऑल सिलेबस का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर देखे जाए अराउंड 20+ क्वेश्चंस प्रीलिम्स में इंडियन इकोनॉमी के क्षेत्र से पूछे जाते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इस डोमेन पे पकड़ अच्छी नहीं बनाई गई तो प्रीलिम्स क्रैक करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस की जा सकती है। ट्रेंड भी काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछना काफी कम कर दिया है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सिंपल क्लासेस लेके आया है मंथली करंट अफेयर सीरीज। इस सीरीज में इकोनॉमी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। हर मंथ को 2 स्पेसिफिक पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे पार्ट 1 ऑफ अक्टूबर 2020 विच विल बी रेलिवेंट फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स 2021। ऑलराइट, चलिए लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है ऑयल एंड गैस सेक्टर से। रिफॉर्म्स इन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। ऑयल एंड गैस में रिफॉर्म्स अगर लाने हो तो ये पॉलिसी कौन अप्रूव करता है? दोस्तों इसका आंसर है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग सीसीईए भी बोलते हैं। सीसीईए को चेयर कौन करता है? इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर। अब सवाल यह आता है रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों थी? डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस इंडिया के अंदर गिर रहा था। अब अगर खुद हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो उस चीज की इंपोर्ट डिपेंडेंसी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और यही हो रहा था। खुद की डिमांड हम लोग पूरी नहीं कर पा रहे थे, ज्यादा से ज्यादा ऑयल एंड गैस हम लोग इंपोर्ट करवा रहे थे, जिसकी वजह से एक्सचेकर पे काफी ज्यादा लोड आ रहा था। और साथ ही ऑयल एंड गैस डोमेन में इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटीज भी काफी ज्यादा कम हो गई थी। ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ऑयल एंड गैस सेक्टर में रिफॉर्म्स की जरूरत थी, और यही रिफॉर्म्स अप्रूव करे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने। इससे पहले प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स को आप इंडक्ट नहीं कर सकते थे। इन रिफॉर्म्स के तहत ये चीज अब की जा सकती है। प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर्स को आप इंडक्ट करा सकते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स के बाद। ऑयल एंड गैस के लाइसेंसिंग के क्षेत्र में पहले एक पॉलिसी होती थी, द न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, नेल्प। 1997 में ये पॉलिसी लॉन्च हुई थी। इसको रिप्लेस करा हेल्प ने, जिसकी फुल फॉर्म है द हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, जो अप्रूव की गई थी मार्च 2016 में। रीजन क्या था? ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इस क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन काफी ज्यादा था, उसको कम करने के लिए हेल्प इंट्रोड्यूस की गई 2016 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी से रिलेटेड है। इसी डोमेन में अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट गैस एक्सचेंज, जिसका नाम है इंडियन गैस एक्सचेंज या आईजीएक्स। ठीक है, ये भी एक शॉर्ट एंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो पता होना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में, हमारी कंट्री इंडिया में अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज की बात की जाए, जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को जरूर पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है असम, असम के बाद गुजरात, महाराष्ट्र। दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया। अब यहाँ से दोस्तों असम के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग कवर करेंगे। असम एक इकलौता ऐसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिससे बाकी सारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। ऑलराइट, यकीन नहीं आता? आप जाके इसको सर्च करिए और देखिए कौन कौन सी स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम से अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। ऑलराइट, तो नॉर्थ ईस्ट में एक ही स्टेट है प्रोमिनेंट विच इज नोन फॉर ऑयल प्रोडक्शन। उसके अलावा गुजरात एंड महाराष्ट्र, दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया। ऑयल की बात होती है तो नेचुरल गैस भी लाइमलाइट में आती है। इसको थोड़ा सा क्लियर करें। जैसा हमने ऑयल देखा, ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज देखे, उसी तरीके से इंडिया में अगर उन एरियाज की बात की जाए जहाँ पे नेचुरल गैस मिलती है, पहला है जैसलमेर, दैट इज इन राजस्थान, कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा ऑन ईस्टर्न घाट्स। ऑलराइट, उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न में एक स्टेट है त्रिपुरा एंड सम ऑफशोर एरियाज ऑफ मुंबई विच इज इन महाराष्ट्र। एज एन एस्पिरेंट ये चीज आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान में एक साइट है दैट इज जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, रिवर कृष्णा एंड गोदावरी का जो डेल्टा है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में एक त्रिपुरा एंड सम ऑफशोर एरियाज इन मुंबई। यहाँ पे नेचुरल गैस पाई जाती है इंडिया के अंदर। नेचुरल गैस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, नेचुरल गैस कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। ये हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि नेचुरल गैस इज ओनली यूज्ड एज इंडस्ट्रियल फ्यूल एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, तो वहां पे वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या नेचुरल गैस आइसोलेशन में मिलती है? तो उसका आंसर है नहीं। जहां पे पेट्रोलियम डिपोजिट्स होते हैं वहां पे नेचुरल गैस पाई जाती है। और ये रिलीज कब होती है? जब क्रूड ऑयल को सरफेस पे लेके आया जाता है, इस प्रोसेस में नेचुरल गैस रिलीज होती है। ऑलराइट, ये पता होना चाहिए। नेचुरल गैस से बात कर रहे हैं तो गेल के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें पता होना चाहिए। गेल के एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1984 में। उसके अलावा क्वेश्चन में कभी आप स्टेटमेंट देखें कि नेचुरल गैस इज यूज्ड इन प्योर फॉर्म, तो वो भी गलत होगा, बिकॉज नेचुरल गैस इज नॉट यूज्ड इन प्योर फॉर्म। इंडिया की एनर्जी मिक्स की अगर बात की जाए तो उसमें सिर्फ 6.2% नेचुरल गैस का रोल है। ऑलराइट, ऑल्दो गवर्नमेंट का प्लान है इसको इंक्रीज करने का 2030 तक 15%। नेचुरल गैस अभी कंट्रीब्यूट करता है प्राइमरी एनर्जी मिक्स में और उसका कंट्रीब्यूशन है 6.2%। ऑलराइट, गवर्नमेंट का प्लान है इसको इंक्रीज करने का 15% तक 2030 तक। ऑलराइट, ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020, राउंड द क्लॉक
RTGS फैसिलिटी। व्हाट इज RTGS? इट इज शॉर्ट फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। NEFT होता है 2 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन के लिए। 2 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन के लिए, जिनको हम लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं, RTGS यूज होता है। अब से पहले RTGS 24/7 अवेलेबल नहीं था। इसका मतलब RTGS की फैसिलिटी को अवेल करने के लिए एक स्पेसिफिक विंडो थी। वो विंडो अब हटा दी गई है और वो एप्लीकेबल हो गई थी दिसंबर 2020 से। 365 दिन, 24 घंटे, 7 दिन आप किसी भी समय पे RTGS की फैसिलिटी अवेल करा सकते हैं, यानी 2 लाख से ऊपर के अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं यूजिंग दिस फैसिलिटी। इससे पहले क्या सिनेरियो था? RTGS की फैसिलिटी अवेलेबल थी सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। हफ्ते के सेकंड और फोर्थ सैटरडे को ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, यानी RTGS अगर आप सेकंड और फोर्थ सैटरडे को करना चाहते थे तो वो नहीं कर पाते थे। ये चीज अब डिसॉल्व कर दी गई है। RTGS की फैसिलिटी 365 दिन 24 घंटे अब अवेलेबल है। लास्ट ईयर NEFT को भी राउंड द क्लॉक बना दिया गया था RBI के द्वारा। इसके साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शंस को मजबूत करने के लिए NEFT और RTGS पे जो चार्जेस लगते थे वो भी RBI ने हटा दिए हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करते टाइम NEFT पे तो चार्ज लगता है बट RTGS पे नहीं लगता, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दोनों ही फॉर्मेट्स में NEFT RTGS छोटे अमाउंट पे विच इज अप टू 2 लाख और 2 लाख से ऊपर के किसी भी अमाउंट तक कोई भी ट्रांजैक्शन अब नहीं लगेगा। क्वेश्चन में स्टेटमेंट इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, NEFT में फंड ट्रांसफर की क्या कोई लिमिट है? तो दोस्तों RBI ने तो ऐसा कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं करी है, बट वो स्पेसिफिक बैंक जिस बैंक के थ्रू ये फैसिलिटी अवेल की जा रही है वो बैंक्स टाइम टू टाइम कुछ लिमिट स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो RBI ने ऐसी कोई लिमिट इंपोज नहीं करी है। दिस इज प्रीटी मच अबाउट RTGS। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे, इट विल बी इंडियाज पब्लिक डेट रेशियो। ये कॉन्सेप्ट अभी न्यूज में था क्योंकि IMF ने कहा इंडिया का पब्लिक डेट रेशियो आने वाले समय में 17 परसेंटेज पॉइंट बढ़ के 90% तक टच कर जाएगा। पास्ट की बात अगर की जाए, इंडिया का पब्लिक डेट रेशियो कभी भी 70% से ऊपर नहीं गया था, जो कि अब IMF ने प्रोजेक्शन दिया है आने वाले समय में 17 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ के 90% तक हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है पब्लिक डेट रेशियो क्या होता है। इकोनॉमी के टर्म्स में इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, पब्लिक डेट इज द टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टोटल लाइबिलिटीज बोरोड बाय द गवर्नमेंट। हमारे देश की गवर्नमेंट की टोटल लाइबिलिटी कितनी है उसको पब्लिक डेट बोला जाता है। अगर आप लोगों ने बजट और इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ा है तो वहां से आप लोग एक चीज समझ सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट अपने ऑपरेशनल एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए काफी ज्यादा डिपेंडेंट होती है बोरोड फंड्स के ऊपर। जो फंड्स वो बोरो करती है और वो टोटल लाइबिलिटीज का रूप ले लेते हैं। अब टोटल लाइबिलिटीज का कितना ज्यादा प्रेशर है ये हम इसी चीज से निकाल सकते हैं कि अगर इकोनॉमिक सर्वे हम 2021 का देखें तो उसमें गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर का अराउंड 25% जाता है इंटरेस्ट पेमेंट में। इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है? इंटरेस्ट पेमेंट वो अमाउंट है जो गवर्नमेंट अब लिए हुए लोन पे एज इंटरेस्ट पे करती है। 25% एक्सपेंडिचर सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है। आप खुद सोच सकते हैं कितना ज्यादा प्रेशर है टोटल लाइबिलिटीज का। इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा है, टोटल लाइबिलिटीज ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं पब्लिक डेट भी काफी ज्यादा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें पता होना चाहिए, पब्लिक डेट वो डेट होती है जिसका पेमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जाता है। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इट कम्स अंडर आर्टिकल 266(1). ये भी आपको याद होना चाहिए। ऑलराइट, रिपीट करते हैं, पब्लिक डेट वो डेट है जिसका पेमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जाता है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कम्स अंडर आर्टिकल 266 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या स्टेट्स की लायबिलिटी पब्लिक डेट में होती है? तो इसका आंसर है यस। पब्लिक डेट में स्टेट और सेंटर दोनों की लायबिलिटी क्लब्ड होती है। राइट, अगर सोर्सेज की बात की जाए, गवर्नमेंट कैसे ये फंड्स बोरो करता है, तो उसका आंसर है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, टी बिल्स, एक्सटर्नल असिस्टेंस या फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। दीज आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ पब्लिक डेट। पब्लिक डेट अगर हम स्टडी करते हैं तो उसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है डेट टू जीडीपी रेशियो। डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है? सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझें, दिस इज व्हाट अ कंट्री ओज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इट प्रोड्यूसेस। यानी अगर एक कंट्री 1 यूनिट जीडीपी जनरेट करती है, उस 1 यूनिट जीडीपी जनरेट करने के लिए उसकी डेट कितनी है, उसकी उधारी कितनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन यूपीएससी के फॉर्मेट में जो इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए वो ये है, अगर डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ा हुआ होगा उसका क्या मतलब है? तो दोस्तों, डेट टू जीडीपी रेशियो अगर बढ़ा हुआ है इसका मतलब है डेट ज्यादा है और उतना जीडीपी जनरेट नहीं हो रहा, यानी उस कंट्री की एबिलिटी नहीं है अपनी डेट को वापस पे करने की। तो बढ़ा हुआ डेट टू जीडीपी रेशियो बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं होता, इट्स अ स्ट्रिक्ट नो नो। ऑलराइट, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर। पब्लिक डेट रेशियो हमने देखा, पब्लिक डेट रेशियो बढ़ के 90% तक होने वाला है एज पर द प्रोजेक्शंस मेड बाय IMF। मेजरली इंडिया अपने ऑपरेशनल एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस के लिए उधार लेता है। पब्लिक डेट में क्या स्टेट्स का लाइबिलिटीज भी आता है? बिल्कुल, उसका आंसर है यस। पब्लिक डेट वो डेट है जिसका पेमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जाता है। गवर्नमेंट एक्सपेंस का 25% जाता है इंटरेस्ट पेमेंट्स में
आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा प्रेशर है पब्लिक डेट का। सोर्सेज की बात की जाए, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी बिल्स, एक्सटर्नल असिस्टेंस एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। उसके अलावा एंड में हमने देखा डेट टू जीडीपी रेशियो। अगर डेट टू जीडीपी रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब उस कंट्री की एबिलिटी नहीं है उधारी वापस देने की, तो इट्स नॉट एट ऑल डिजायरेबल, राइट। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। एज वी कैन सी, दिस इज अ रिपोर्ट विच इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक और इसका टाइटल है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2020 रिवर्सल्स ऑफ फॉर्च्यून। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस के ऊपर यूपीएससी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछता है और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इस तरीके की इंपॉर्टेंट बॉडीज अगर कोई रिपोर्ट रिलीज करती हैं तो वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक हैज रिलीज्ड दिस रिपोर्ट, इसका टाइटल है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2020। इस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। मोर देन 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर नाउ लिव इन कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज। दुनिया भर के 40% से भी ज्यादा पुअर सिर्फ कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज में रहते हैं। कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जिनकी गवर्नमेंट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, देश का कंट्रोल उस गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, आए दिन वहां पे कन्फ्लिक्ट्स, वॉर, आर्म्ड रेबेलियन कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। इस तरह की कंट्रीज को कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक की अगर वेबसाइट देखें तो ये कंट्रीज स्पेसिफिकली मेंशन करी गई है वहां पे। वर्ल्ड बैंक ने एक अलग से कैटेगराइजेशन किया है इस तरह की कंट्रीज के लिए, जिसको बोला गया है फ्रेजाइल एंड कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड सिचुएशंस। अफगानिस्तान, गाम्बिया, मोजाम्बिक, कोमोरोज, एरिथ्रिया, मार्शल आइलैंड्स, साउथ सुडान। सो बेसिकली ये सारी वो कंट्रीज हैं जहां पे कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी रहती है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक 40% ऑफ द ग्लोबल पुअर इन कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज में ही रहते हैं। ऑलराइट, तो ये प्रीलिम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट पॉइंटर बन सकता है। इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन कौन करता है? दोस्तों इसका आंसर है नीति आयोग की टास्क फोर्स, और ये टास्क फोर्स यूज करती है डेटा का, जो डेटा कैप्चर करता है एनएसएसओ, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और ये ऑफिस किसके अंदर है? दिस ऑफिस इज अंडर मॉस्पी। इसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, शॉर्ट में जिसको मॉस्पी बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे जहां से प्रीलिम्स का स्टेटमेंट बन सकता है, इंडिया में पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, इनकम लेवल्स पे नहीं होता। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है या वो स्पेंडिंग्स है जो हाउस होल्ड करते हैं। हाउस होल्ड करते हैं किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज पे। गुड्स एंड सर्विसेज पे जो हाउस होल्ड खर्चा करते हैं उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्योंकि इसी चीज को जब कोई हाउस होल्ड, आप और हमारा घर, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए डेली बना की चीजों पे खर्चा करेगा तो वो कंजम्पशन के अंदर आता है। तो जो खर्चा कंजम्पशन के ऊपर होता है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ऑलराइट, तो इंडिया में पॉवर्टी लाइन के एस्टिमेशन के लिए यूज होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इनकम लेवल्स नहीं होते। ऑलराइट, so this is pretty much about this report which is released by World Bank and its title is Poverty and Shared Prosperity 2020. Alright, ये आप याद रखिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। दिस इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, जिसको शॉर्ट में एआरसी बोला जाता है। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन हम रीड आउट करते हैं, उसके बाद समझेंगे। एआरसी यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट बाइज द डेटर्स ऑफ द बैंक एट अ म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू एंड अटेम्प्ट्स टू रिकवर द डेट बाय इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बैंक ने लोन दिया 100 करोड़ रुपए का और वो लोन खराब हो गया, यानी वो खाता बिगड़ गया, इस लोन की रिकवरी नहीं हुई। अब बैंक क्या करे? बैंक के हाथ से तो ये पूरा का पूरा 100 करोड़ जा चुका है। यहाँ पे रोल आता है एआरसी का। एआरसी क्या है? जैसे कि डेफिनेशन में मेंशन करा गया था, एआरसी इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एफआईज हैं ये भी। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हुई, एआरसी को स्टेटस दिया गया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। अब ये एआरसी क्या करेगी? अब ये एआरसी बैंक के पास जाएगी और ये बोलेगी आपका ये जो खाता खराब हो गया 100 करोड़ का, आप ये मुझे 40 करोड़ में दे दो, ठीक है, या ये 40 करोड़ में मुझे बेच दो। इसकी रिकवरी हम देखेंगे किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे बैंक के लिए प्रॉफिट की बात क्या हुई? बैंक ने जहां 100 करोड़ पूरे लॉस कर दिए थे, बैंक उस 100 करोड़ में से 40 करोड़ साल्वेज कर लेगा। मतलब एक तरीके से जहां बैंक के पास कुछ नहीं आ रहा था, अब कम से कम 40 करोड़ आ जाएंगे। अब इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के पास अपॉर्चुनिटी है ये 40 करोड़ देके या तो 45 करोड़ वसूल ले, या तो ये 45 करोड़ रिकवर करे, 50 करोड़ रिकवर करे, जितने भी रिकवर करेगी या नहीं रिकवर करेगी तो प्रॉफिट भी उसका और लॉस भी फिर एआरसी का ही रहेगा। तो सिंपल टर्म्स में इसको बोला जाता है एआरसी। दूसरी चीज, अब ये जो खाता खराब हो गया था, एआरसी किस वैल्यू पे इस खाते को खरीदेगा? ये होती है म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू। बैंक और एआरसी आपस में एक वैल्यू फाइनलाइज करते हैं और उसको बोलते हैं म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू। और इस म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू पे बैंक बिगड़ा हुआ खाता एआरसी को सेल आउट कर देता है। अब कुछ एआरसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग कवर करते हैं। एआरसी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट एंड इज रजिस्टर्ड विद आरबीआई अंडर सरफेसी एक्ट। ठीक है, एआरसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एफआई है और कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर की गई है और आरबीआई के अंदर ही रजिस्टर्ड है सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए सरफेसी का फुल फॉर्म क्या है। ये तो क्लियर हो गया कि एआरसी आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड है। अब आरबीआई एआरसी को किस तरीके से
ट्रीट करता है। आरबीआई एआरसीज को एनबीएफसीज की तरह रेगुलेट करता है। Means RBI regulates ARCs as NBFC, which is non-banking financial companies. जब भी इस तरीके का कोई नया डेवलपमेंट होता है उससे एसोसिएटेड या फिर उसको रिकमेंड करने वाली कमिटीज भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ARC के क्षेत्र में अगर बात की जाए, नरसिम्हन कमेटी 1 जो आई थी 1991 में, ऑल्दो इसने डायरेक्टली एआरसी के बारे में नहीं मेंशन करा था, इसने डेट रिकवरी के बारे में बात की थी। लेकिन जब नरसिम्हन कमेटी 2 आई 1998 में, उसने एआरसी को प्रपोज किया था। पहली एआरसी जिसका नाम था आर्किल, ARCIL, ये जॉइंटली सेटअप करी गई है आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई के द्वारा मिलके। ये एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब एआरसी एज अ मॉडल फॉर डेट रिकवरी ये सस्टेनेबल था, ये प्रॉफिटेबल था या नहीं? तो आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2019 के मुताबिक इट इंडिकेटेड लो रिकवरी थ्रू एआरसी मॉडल, यानी एआरसी मॉडल के तहत रिकवरी उतनी नहीं हो पाई जितनी एक्सपेक्टेड थी 2004 और 2018 के बीच में। तो एआरसी मॉडल उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना एक्सपेक्टेड था। 2004 से लेकर 2018 के बीच में रिकवरी तो गिरी ही, साथ में 2018 तक रिकवरी 2.3% रह गई, जो कि एक बहुत ही छोटा नंबर है। ऑलराइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एआरसी से रिलेटेड और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होने चाहिए। कोई भी डाउट है आपका कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट होल्ड्स इंपॉर्टेंस as per upcoming prelims 2021 is the contraction in core industry output, IIP, index of industrial production। अब देखिए, मोमेंटली कॉन्ट्रैक्ट करा या एक्सपैंड करा वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक स्पेसिफिक टाइम जोन में क्या ट्रेंड रहा यूपीएससी उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। जैसे पिछले डिकेड में किस तरीके से ये चीज बढ़ी, पिछले 5 सालों में ग्रेजुअल फॉल रहा इस इंडेक्स में, इस तरीके के ट्रेंड्स में यूपीएससी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। मोमेंटली, रेयरली या फिर ना के बराबर वो पूछता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ ये हमें बस पता होना चाहिए। इसके अलावा आईआईपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एज एन एस्पिरेंट्स हमको जरूर पता होने चाहिए, उस पर हम लोग थोड़ी नजर डालते हैं। चलिए पहला पॉइंट स्टडी करते हैं। द 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज आर कोल। अच्छा, आईआईपी के अंडर जो फेमस 8 कोर सेक्टर्स हैं वो क्या क्या है? कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है जिसके बारे में हमने पहले करंट अफेयर में पढ़ा था, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो ये वो 8 कोर सेक्टर्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, और इन 8 सेक्टर्स के कंबाइंड आउटपुट को बोला जाता है कोर इंडस्ट्री आउटपुट। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे आप मुझे एक चीज बताइए, क्रूड ऑयल ऑलरेडी जब हम लोग एज अ सेपरेट सेक्टर कंसिडर करते हैं तो ये रिफाइनरी प्रोडक्ट्स क्या है? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्रूड ऑयल नहीं आता? काफी बच्चों के दिमाग में ये डाउट रहता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है। ऑलराइट, इन 8 कोर सेक्टर्स की अगर बात करें, सो दे अकाउंट फॉर मोर देन 40% इन आईआईपी। आईआईपी अगर पूरा 100% है, ये 50% है, तो ये वाला पार्ट 40% से थोड़ा सा ज्यादा, ये 8 सेक्टर ही मिलके इतना बना देते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए, 8 कोर इंडस्ट्रीज या फिर 8 कोर सेक्टर्स अकाउंट फॉर लेस देन 40% इन आईआईपी, तो वो स्टेटमेंट वहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, सो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, आईआईपी इज एन इंडेक्स दैट शोज द ग्रोथ रेट इन डिफरेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स। डिफरेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स में किस तरीके से ग्रोथ हुई है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में, वो आईआईपी बताता है। ऑलराइट, अब आईआईपी क्योंकि एक इंडेक्स है, इसको कोई कंपाइल भी करता होगा और कोई पब्लिश भी करता होगा, तो ये कंपाइल और पब्लिश मंथली किया जाता है। ठीक है, आईआईपी से ये आप दिमाग में डाल लीजिए, आईआईपी के साथ मंथली वर्ड को दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये रिपोर्ट मंथली पब्लिश की जाती है। और ये कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसको शॉर्ट में एनएसओ बोलते हैं। एनएसओ फॉल्स अंडर मॉस्पी, ठीक है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्या आईआईपी क्वार्टरली आता है? नहीं, आईआईपी की रिपोर्ट मंथली पब्लिश की जाती है। इसकी रिपोर्ट पब्लिश और कंपाइल एक ही बॉडी करती है, दैट इज एनएसओ। एनएसओ कम्स अंडर मॉस्पी। मॉस्पी की फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब जब भी हम किसी इंडेक्सेस की बात करते हैं, उसका बेस ईयर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईआईपी का बेस ईयर है 2011-22, ये यहाँ पे मेंशन भी करा है। ये बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा हमने देखा कि आईआईपी में 40% 8 कोर सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इस 40% में उन 8 सेक्टर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं अगर, तो वेट्स के हिसाब से वो ऑर्डर क्या है? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, ये कंट्रीब्यूट करता है 28.04%। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी, ऑलमोस्ट 20%। फिर आता है स्टील, 17.92%, देन कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट सबसे कम। देखिए सबसे ज्यादा हमें पता होना चाहिए, एटलीस्ट टॉप 3 पता होने चाहिए। टॉप 3 देखें, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील। लोएस्ट 2 देखे जाए,
फर्टिलाइजर्स का सबसे कम परसेंटेज है, दैट इज 2.63%। उससे थोड़ा सा ज्यादा है सीमेंट, दैट इज 5.37%। अच्छा, अब देखा जाए, ठीक है भाई, इतनी सारी चीजें हम याद तो कर लें, लेकिन आईआईपी का रोल है कहाँ? आईआईपी दोस्तों यूज में आता है वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज के, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे यूज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसे यूज करता है पॉलिसी मेकिंग के लिए। इसके अलावा जब जीडीपी एस्टिमेट्स का कैलकुलेशन करा जाता है, उसमें भी आईआईपी का काफी बड़ा रोल रहता है। क्वार्टरली और एडवांस जीडीपी एस्टिमेट्स को निकालने के लिए भी आईआईपी का काफी बड़ा रोल रहता है। ऑलराइट, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। कौन सी एजेंसी यूज करती हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा। इसके अलावा जीडीपी एस्टिमेट्स के क्वार्टरली और एडवांस फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए भी आईआईपी का यूज होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे टॉपिक हम कंक्लूड करेंगे। ये यहाँ पे अक्टूबर मंथ के पार्ट 1 के करंट अफेयर्स हमने आज कवर करे। बहुत जल्दी हम लोग पार्ट 2 लेके आएंगे। याद रखिए, ये वही करंट अफेयर्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। ऑलराइट, तो आप इसको रिवाइज करिए। अगर आपको लगता है नोट्स जरूरी है तो नोट्स भी बनाइए। काफी फिल्टर करके इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली गई है। ऑलराइट, चलिए, लेट्स सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।